कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आपके नंदे सर आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों का कहना था कि इस कोविड-19 को चलते सभी लोग घर पर रह रहे हैं, जिससे पढ़ाई में बहुत सारी रुकावटें भी आ रही हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल से जुड़ चुके हैं, ताकि सबका कंसेप्ट बराबर ध्यान पर बना रहे हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का ये पहला क्लास है। इस पहले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मैथ। मैथ में आपका सबसे पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इस संख्या पद्धति में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। इसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक अर्थात वैसी संख्या जिसका आविष्कार कोई मानव न किया हो, अर्थात प्रकृति के माध्यम से हम लोग के बीच खुद ब खुद प्रचलन आ गई हो, वो वैसी संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, दूसरे रूप में से जान सकते हैं हम लोग कि एक से अनंत तक की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से अनंत तक की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, एग्जाम्पल ही लिख लीजिएगा, या जो डिफिनेशन बोल रहे हैं वीडियो को पास करके आप डिफिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल करता हूँ। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाटा इनफाइनाइट तक। ये सभी संख्या क्या आपकी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि इसका आविष्कार कोई मानव न किया, कोई मानव नहीं किया है। ये खुद खुद बनाने हम लोगों के बीच प्रचलन में आ गई है, इसलिए इन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्पल हम लिखे हैं, इस एग्जाम्पल का जो सबसे पहला पॉइंट, इसे हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट। इसको जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको स्टार्ट पॉइंट कर रहे हैं, और जहां पर ये एंड हुआ, समाप्त हुआ, इसे हम एंड पॉइंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में स्टार्टिंग पॉइंट आपका शो करेगा सबसे छोटा को, सबसे छोटा को, अर्थात कह सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 है। ठीक, वैसे यहां आ जाएगा सब एंड पॉइंट को हम कहते हैं सबसे बड़ा। एंड पॉइंट को क्या कहेंगे? सबसे बड़ा। अर्थात सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट है, अपरिभाषित है। उसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी जो संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, वो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो संख्या हम जितनी बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे उससे भी बड़ा कोई ना कोई होगा, अर्थात जो असीमित है, जिसका कहीं तक हमारा अंत ही नहीं है, अर्थात उसके बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे, इसलिए उसे क्या कहेंगे? अपरिभाषित कहेंगे या अनंत कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा इसमें आप लोगों का मिलेगा कृत्रिम संख्या, मतलब आर्टिफिशियल नंबर। आर्टिफिशियल नंबर का मतलब क्या हुआ? ठीक, कृत्रिम संख्या अर्थात नाम से कृत्रिम का मतलब क्या होता है? तो कृत्रिम का मतलब ये हुआ कि जो संख्या या जो वस्तु मानव द्वारा निर्मित की, मतलब जिस वस्तु का या जिन संख्या का आविष्कार मानव करता है उसे हम कृत्रिम कहते हैं। लेकिन ये हमारी कृत्रिम संख्या है ना, तो यहाँ से कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका आविष्कार कोई मानव किया हो, या वैसी संख्या जो मानव द्वारा खोजी गई हो, तो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम संख्या कहते हैं। अर्थात मानव द्वारा खोजी गई संख्या को ही कृत्रिम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल तो शून्य एक ऐसी संख्या है और एकमात्र एक ऐसी संख्या है जिसका आविष्कार कोई मानव किया हो।
अर्थात किसी संख्या का आविष्कार जब मानव द्वारा किया गया हो, माने किया गया है, तो यह संख्या किसने खोजा होगा? तो कह सकते हैं हम लोग क्या कि शून्य का आविष्कार अपने ही देश, मतलब भारत देश में आर्यभट्ट द्वारा खोजा गया। ठीक है, तो शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो कह सकते हैं शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। और शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो शून्य का आविष्कार हमारा भारत देश में हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को मिलता है, तो जैसे यहाँ से आपको दिख रहा है, जब प्राकृतिक संख्या थी तो प्राकृतिक संख्या के सारे किसी भी तरह की संख्या, मतलब ज्यादा संख्याओं को काउंट करने में दिक्कत आती थी जब तक शून्य नहीं था। जब तक शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले किसी भी ज्यादा से ज्यादा वस्तु को काउंट करने में हमको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिससे छुटकारा पाने के लिए अपने देश का आर्यभट्ट नामक गणितज्ञ ने एक ऐसी संख्या का आविष्कार कर दी है जिसके सहारे से हम कितने भी बड़ी से बड़ी संख्या को या कितने भी ज्यादा वस्तु को बहुत ही आसानी से काउंट कर सकते हैं। अर्थात तो जाके हमको ये पता चला कि अब हमको संख्या के बारे में पूरी जानकारी हो गई। तो कह सकते हैं क्या, जिसकी वजह से मिल गया एक हमारा पूर्ण संख्या। जब संख्या के बारे में पूर्णतः जानकारी हो गई तो वहीं से मिला हमारा होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो अंक अपने आप में पूर्ण हो या जो संख्या अपने आप में पूर्ण हो, पूरी हो, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि शून्य को प्राकृतिक संख्या के समूह में सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं का समूह ही आपका कृत्रिम संख्या, पूर्ण संख्या कहलाता है। सही, तो कह सकते हैं हम लोग क्या कि शून्य को प्राकृतिक संख्या के समूह में सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं का समूह ही पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये आपका स्टार्ट होगा 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनफिनिट। ठीक है, मतलब शून्य से अनंत तक की जो भी संख्या है आपको पूर्ण संख्या कहलाती है ना। मतलब शून्य अपने आप में पूर्ण है, 1 अपने आप में पूर्ण है, 2 अपने आप में पूर्ण है। यदि मान लीजिए यहीं पर आपका ऐसा मिल जाए 3.2 मिल जाए, ये दशमलव की संख्या कहते हैं, तो 3.2 ये जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह 2 हिस्सों में, अर्थात एक तरह से भिन्नात्मक संख्या है, ये भिन्नात्मक संख्या है, इसलिए इसे हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अपने आप में पूर्ण है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 रुपये 20 पैसे के बारे में बात करिए, 3 रुपये 20 पैसा पूर्ण संख्या का मतलब ये हुआ कि उसका केवल एक ही यूनिट हो, लेकिन इसमें 2 तरह के यूनिट आते हैं ना। एक यूनिट हो गया आपका 3 रुपया, दूसरा यूनिट हो गया आपका 20 पैसा। या इसको पढ़ेंगे 3.2, मतलब इसी टुकड़े में हमको बांट कर पढ़ना पड़ रहा है। अर्थात यह एक तरह से भिन्नात्मक संख्या है। तो भिन्नात्मक संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जहाँ भिन्नात्मक संख्या आएगी वो कभी भी आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। अर्थात दशमलव की संख्या कभी पूर्ण संख्या नहीं होती है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखेगा कि जो संख्याएं होती है, जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या के बाद एक दशमलव का चिन्ह छपा हुआ आता है। दशमलव का चिन्ह शो करिए या मत करिए। अर्थात यदि यहीं पर आता 2.0 तो ये आपकी पूर्ण संख्या है, क्योंकि अपने आप में पूर्ण है। अर्थात 2 रुपए के बारे में बातें कही जा रही है, केवल 2 के बारे में बातें कही जा रही है, इससे हम ये 2 भी लिख सकते हैं। इसलिए 2.0 कहिए या 2 कहिए, दोनों सेम है, एक ही चीज है, इसलिए अपने आप में पूर्ण संख्या है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी पूर्ण संख्या के तुरंत बाद दशमलव का चिन्ह छिपा रहता है।
है ना। यदि शो कर रहा है तो दशमलव के बाद से यदि शून्य दिख गया केवल तो समझिए कि पूर्ण संख्या हो जाएगी। दशमलव नहीं भी दिख रहा है, केवल सिंगल अकेले एक अंक एक संख्या दिख रही है तो भी समझिए क्या हो, आपका पूर्ण संख्या ही है। ठीक है, पूर्ण संख्या पहचान कर लेंगे। तो इसमें सब बात आती है। इसमें भी आपका है स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, जहां से स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग पॉइंट है, और जहां पे समाप्त होता है वो क्या आपका वो एंड पॉइंट है, वो एंड पॉइंट है ना। हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को सबसे छोटा कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं सबसे छोटा कहते हैं, और जबकि एंड पॉइंट को हम लोग सबसे बड़ा कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या आपकी शून्य है। क्वेश्चन बन सकता है, या कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है सबसे छोटा पूर्ण संख्या शून्य है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो अपरिभाषित इसे बता नहीं पाएंगे। कोई उसका कहीं अंत है, ये नहीं है, कहीं अंत नहीं है, तब वो अनंत है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बनेगा आपका कि सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या कौन सी है, तो यहाँ से बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, एक विषम भी है और साथ साथ पूर्ण भी है। तो विषम का मतलब क्या हुआ ऐसा हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ भी एक बार बता दे रहे हैं कि जो संख्या 2 से न कटे, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, वो संख्या विषम संख्या होती है। और तो इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है शून्य के बाद, शून्य तो विषम है नहीं, शून्य के बाद सबसे पहला एक संख्या आ रहा है एक जो विषम है, शून्य के तुरंत बाद एक संख्या है एक जो एक विषम है और साथ ही साथ पूर्ण है। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या अब एक है, सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या एक है। जी विषम कहे तो विषम के बारे में हम देखेंगे। और यदि वही कह दें कि सबसे छोटी समपूर्ण संख्या कह दें तो ये क्या आपका 2 को सम कहते हैं। तो सबसे छोटी समपूर्ण संख्या आपकी 2 है। फिर अगला पॉइंट ये भी तो कह सकता है कि सबसे छोटी भाज्य पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य पूर्ण संख्या आपकी 4 है। ऐसे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम आगे जानेंगे सम विषम भाज्य अभाज्य ऋण के बारे में, तो वहां से कई तरह के क्वेश्चन ये भी हम वहां उठा देंगे। तभी इस टॉपिक पर यहीं पर हम इसको छोड़ रहे हैं, तो किसी में ज्यादा पॉइंट बनेंगे और सम विषम पर आपके आगे हम लेकर आगे जस्ट। तो पूर्ण संख्या स्पष्ट हो गया ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या के बाद जैसे ही आपको संख्या के बारे में पूरी जानकारी हो गई, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज एक बार आविष्कार हो जाता है ना, तो उस पर अभी भी उसके आगे उस पर रिसर्च जारी रहते हैं, उसमें और नए परिवर्तन करने के लिए। ठीक वैसे जैसे हम लोग को पूर्ण संख्याओं के बारे में पूर्णतः जानकारी हो गई, तो इस पर भी बात आने इसके आगे मतलब आविष्कार होने के बाद, जानकारी होने के बाद इस पर रिसर्च अर्थात खोज जारी रहे। तो जारी रहने के बाद से निष्कर्ष हमें बहुत ज्यादा मिले। पहला अध्ययन यहाँ से ये किया गया, जैसे पूर्ण संख्या एक बार यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इन पूर्ण संख्याओं में स्टेप बाय स्टेप क्रमागत रूप से भाग देकर चेक किया गया। तो इसमें सबसे पहले शून्य से भाग दिया गया, सबसे पहले शून्य से भाग दिया गया, और तो शून्य से शून्य में भाग दिया गया तो हमको निष्कर्ष क्या मिला, अपरिभाषित मिला। यहाँ से हमको निष्कर्ष दिख रहा है क्या कि शून्य से भाग दिया जा रहा है ना। ठीक वैसे ही एक में शून्य से भाग दिए तो भी मिलेगा अपरिभाषित, 2 में शून्य से भाग देना तो भी नहीं मिला अपरिभाषित, 3 में शून्य से भाग दे तो भी मिल रहा है अपरिभाषित। निष्कर्षतः किसी भी संख्या में यदि शून्य से भाग दिया जाए तो रिजल्ट हमेशा अपरिभाषित ही मिलता है, रिजल्ट हमेशा अपरिभाषित ही मिलता है। अर्थात उस अपरिभाषित का मतलब हुआ क्या भी जान जाइए। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 भागे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 भागे 0, इसका तो अपरिभाषित, अर्थात 1 में शून्य किससे भाग देना है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि 4 में 2 से भाग दीजिए, 4 में आप 2 से भाग दीजिए तो कहते क्या है 2 आ गया।
8 में 2 से भाग दिए तो खाते क्या, आपका 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ के कि 4 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 4 आ गया, अर्थात इसका जब मिले 2। ठीक है, और जैसे 8 है आपका, 8 में आपको 2 से भाग देना है, 8 में आपको 2 से भाग देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो आप कहेंगे क्या कि आप 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 4 मिल जाए, 2 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 4 मिल जाए ना, सॉरी 8 मिल जाए। तो हम कह सकते हैं क्या, 2 चौके 8, 2 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ेंगे तो मिलेगा 8, अर्थात 8 में 2 से भागने पर रिजल्ट क्या मिला, 4 मिला। ठीक वैसे 1 में आप 0 से जब भाग दे रहे हैं तो जिस संख्या से भाग दी जाती है उस संख्या का पहाड़ा भी तो पढ़ना होता है ना। तो शून्य का एक ऐसा पहाड़ा आप पढ़िए कि आपको 1 मिल जाए। तो चूंकि आप जानते हैं कि मतलब कि बचपन से ही पहाड़ा पढ़ते हुए या सीखते हुए आप आए हैं, तो कहीं भी आपको शून्य का पहाड़ा दिखा ही नहीं है। जो भी पहाड़ा आपको दिखा है कहां से दिखा है, 1 से पहाड़ा दिखा है। 1 का पहाड़ा दिखा होगा मतलब 1 का टेबल दिखा होगा, 2 का टेबल दिखा होगा, 3 का टेबल दिखा होगा, 4 का टेबल नहीं दिखा होगा, आगे सभी संख्याओं का टेबल दिखा होगा, लेकिन शून्य का टेबल आपको कहीं दिखा नहीं होगा। और जब नहीं दिखा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य के टेबल अर्थात शून्य के पहाड़े को आज तक परिभाषित नहीं किया जा सका है। शून्य के पहाड़े को आज तक परिभाषित नहीं किया जा सका है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, अपरिभाषित करते हैं। इसलिए हम इसे अपरिभाषित करते हैं। अर्थात तो निष्कर्ष यहाँ से ये मिला, निष्कर्ष हम लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए, शून्य से भाग दिया जाए तो रिजल्ट हमेशा अपरिभाषित ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। एक तो निष्कर्ष यहां से ये मिल गया। ठीक है, अर्थात अब फिर आगे अब 1 से भाग दिया गया, दूसरी बार, पहली बार तो शून्य से भाग दिया गया, क्योंकि शून्य से स्टार्ट करके शून्य से सब में भाग देकर निरीक्षित किया गया। अब उसी में 1 से भाग देकर निरीक्षित किया गया। तो जब किसी भी संख्या में हम 1 से भाग दिए और शून्य में 1 से भाग दिए तो शून्य मिल गया, 1 में 1 से भाग दिए तो 1 मिल गया। ठीक है, 2 में 1 से भाग दिए तो हमारा 2 मिल गया, 3 में 1 से भाग दिए तो हमारा 3 मिल गया, इत्यादि। अर्थात निष्कर्षता यहाँ से ये कह सकते हैं कि जिस संख्या में हम 1 से भाग देते हैं, मतलब जिस संख्या में 1 से भाग दे जाए तो रिजल्ट हमेशा वो संख्या ही प्राप्त होती है, रिजल्ट हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहां से निष्कर्ष हम कर सकते हैं जिस संख्या में 1 से भाग दिया जाए तो रिजल्ट हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होता है। दिख भी रहा है, मतलब यहां से कोई खास निष्कर्ष नहीं मिला, यहां से भी कोई खास निष्कर्ष नहीं मिला। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब बारी 2 का मतलब 0 से भाग दे दिए, 1 से भाग दे दिए, अब किससे भाग देंगे, अब हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे। ठीक है, मतलब कि यहां से आप 0 से भाग दे दिए, 1 से भाग दे दिए। अब क्या करते हैं हम लोग, इस 2 से भाग देते हैं, क्योंकि हम क्रमागत भाग देते हैं, हम आगे तक बढ़ते चलेंगे शायद कोई अच्छा सा निष्कर्ष मिले। देखिए, जैसे 0 में 2 से भाग दिया तो 0 मिला। ठीक है, फिर 1 में 2 से भाग दिए। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब 2 से किस संख्या में भाग दिया जाता है तो कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है और कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो रही है, ये चीज देखना आपको ना। तो 1 में 2 से भाग देते हैं तो यह पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, यह पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, और वैसे फिर अब आगे बढ़ते हैं। 2 में यदि 2 से भाग देते हैं तो 2 में 2 से भाग देते तो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। फिर 3 में 2 से भाग देंगे, ये 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा।
फिर 4 में यदि 2 से भाग देंगे आप तो ये 4 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। फिर 5 में 2 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। फिर 6 में 2 से भाग देते हैं तो 2 से पूर्णतः 6 विभाज्य हो जाता है। फिर 7 में भाग देंगे 2 से, पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। 8 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 9 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। 10 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इत्यादि हम भाग देकर चेक कर सकते हैं। तो निष्कर्ष यहाँ से आपको क्या दिखा? निष्कर्ष आपको यही दिखा, शून्य को यदि छोड़ दिया जाए तो एक यानी एक संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो रही है तो उसकी ठीक अगली संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जा रही है। फिर उसके अगला 2 से विभाज्य नहीं हुआ तो फिर उसके अगला 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जा रहा है। तो यहाँ से देखने को ये मिल रहा है कि एक के बाद एक संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है तथा एक के बाद एक संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो रही है। मतलब यहाँ से आपको 2 तरह के निष्कर्ष देखने को मिले, जिसमें से हम एक को कह देते हैं सम संख्या, ये चौथा डिफिनेशन। सम संख्या मतलब इवन नंबर, और फिर आगे मिल जाएगा आपका अगला विषम संख्या। 2 तरह के निष्कर्ष मिलते हैं, अर्थात ओड नंबर। ठीक है, और इस निष्कर्ष के आधार पर 2 से भाग देने के आधार पर हमारा यहाँ से मुख्यतः 2 तरह के निष्कर्ष मिल जाते हैं। एक को कहते हैं हम सम संख्या, दूसरे को कहते हैं हम विषम संख्या। ठीक है, अब जानेंगे सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 2 से भाग देने पर जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। अर्थात जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए कहाँ सम संख्या कहलाती है। सम संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला सम संख्या आपका 2 है, क्योंकि यही सबसे पहली संख्या है कि 2 से पूर्णतः कटेंगे। अर्थात ये होगी आप 2 से काटेंगे तो उसके बाद 4 है, फिर 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। क्या आपका इनफाइनाइट तक। ठीक, अब यहाँ हम ये देखेंगे कि जो सम संख्या स्टार्ट हो रहा है, इसके जो एग्जाम्पल का सम स्टार्ट हुआ इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है वह 2 है और यह जो एंड पॉइंट है वो आपका इनफाइनाइट है। ठीक, डिस्कशन। स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सबसे छोटी संख्या कहते हैं। एंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सबसे बड़ी संख्या कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। फिर क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी सम संख्या आपकी अपरिभाषित है। अर्थात इसको हम बता नहीं पाएंगे कि सबसे बड़ा सम संख्या कौन सी है। ठीक है, यदि आपको मान लीजिएगा यदि पहचान करना हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए और पहचान करना हो कि क्या ये सम संख्या है, तो आप कैसे पहचान करेंगे? उस अवस्था में भाग देंगे और भाग देते समय आपका लॉन्ग समय मतलब लंबा समय भी लग सकता है। तो इसके लिए एक निष्कर्ष आपको ध्यान रखना होगा, एक नोट आपको ध्यान रखना होगा। नोट ये है कि जिस संख्या का इकाई है, जिस संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो, में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से अवश्य ही विभाजित होती है। जैसे 12,548 का दीजिएगा, इसका इकाई क्या आपका, इसमें से कोई एक है ना, अर्थात यह 2 से पूर्णतः
यह 2 से पूर्णतः कट जाएगा, इसलिए क्या आपका, इसलिए ये सम संख्या, मतलब यहाँ पर आपको भाग देकर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ये पहचान नहीं करना पड़ेगा, भाग देकर ये चेक नहीं करना पड़ेगा ये 2 से कट है नहीं कटता, बस देखना है और आंसर बताना है आपको, अर्थात ये संख्या 2 से कट देगी, चाहे कितनी बड़ी अन्य संख्या क्यों न हो। 9,84,236, अब इतनी बड़ी संख्या है, इसको पहचान करना क्या, इस समय की संख्या, ठीक। तो आपको देखना है कि जो अंतिम अंक है अर्थात जो इकाई अंक है वह आपका 6 है और इस रूल के आधार पर इसमें 6 है अर्थात सम संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, ये एक सम संख्या है, यह 2 से पूर्णतः कट जाएगा, ये संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगी, इसलिए बिना भाग दिए तुरंत पहचान कर ले, देखते ही देखते ये संख्या सम है कि नहीं है, अर्थात ये संख्या सम है, पहचान कर लेंगे सम। अब आते हैं इसका अगला टॉपिक आपका विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, अर्थात ओड नंबर, देख लीजिएगा। तो हम यहीं से निष्कर्ष आपको बता सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विषम संख्या कहेंगे, मतलब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, कितना हो तब विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे कह सकते हैं आप लोग 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इन्फिनिट तक, अर्थात यहाँ पर आपको दिख भी आता ना कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है उसी संख्या को हम विषम संख्या भी कहते हैं। जैसे आपको 1 दिख रहा है कि 1 2 से विभाज्य नहीं हुआ, फिर इसके तुरंत बाद 3 दिखा, फिर इसके तुरंत बाद 5 दिखा, इसके तुरंत बाद 7 दिखा, तो क्रम से ये दिख रहा है ना, क्रम से एक के बाद एक संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए वो सभी संख्या क्या होंगी आपकी, विषम संख्या होगी, ठीक है। तो ये विषम संख्या का एग्जाम्पल रहा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आप एग्जाम में नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी जान लीजिए, कह सकते हैं कि सबसे छोटा विषम संख्या कौन सी है। जब सबसे छोटी की बात आती है तो तुरंत आप एग्जाम्पल पर ध्यान ले जाइएगा, और एग्जाम्पल में जो सबसे पहला अर्थात जो स्टार्टिंग पॉइंट वाला जो अंक या संख्या होगा वही सबसे छोटा होता है, और इन पॉइंट वाला लास्ट वाला जो संख्या या जो अंक होता है वही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 1 है, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या आपकी हो गई अपरिभाषित, तो बता नहीं पाएंगे तो कितना बड़ा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इतना तो सच है ना। अब फिर दूसरे रूप से विचार करते हैं, ठीक है। ये तो स्पष्ट हो गया। अब हम इसी पूर्ण संख्या को दूसरे रूपों से अध्ययन करेंगे। जैसे फिर पूर्ण संख्या को हम लिख रहे हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा डिफरेंट तक। देखिएगा इसमें आप इसके हम गुणनखंड कह दीजिए या अपवर्तक कर दीजिए, गुणनखंड या अपवर्तक के आधार पर इसको हम अध्ययन करेंगे। अर्थात इसमें आते हैं आप तो सबसे पहले 0 मिलता है, 0 का गुणनखंड संभव नहीं है, इसलिए या 0 का अपवर्तक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। 1 पर आइए आप, तो 1 का जो भी गुणनखंड होता है वह 1 ही होता है, यहाँ 1 का जो अपवर्तक होता है तो 1 होता है। अपवर्तक का मतलब क्या हुआ ये समझिए, अपवर्तक का मतलब क्या हुआ ये समझिएगा। जो संख्या यदि आपके सामने कोई संख्या दे दी जाए तो वह संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होती है तो वो सभी संख्याएं जी की संख्या की अपवर्तक कही जाती है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर ये 4 है, 4 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, इसलिए ये सभी क्या होंगे इसके अपवर्तक कहे जाएंगे। अर्थात 4 के अपवर्तकों की संख्या कितनी है 3 है,
अपवर्तक पहचान कर लेंगे ना, तो हम इसी अपवर्तक के आधार पर इसको परिभाषित करेंगे। जैसे एक का अपवर्तक एक है, मतलब एक केवल एक से ही विभाज्य होगा। ठीक, अब दो को लेते हैं, तो दो जो है आपका एक से भी विभाज्य होगा और दो से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तीन पर आते हैं आप, तो तीन जो है आपका एक से विभाज्य होगा और तीन से विभाज्य होगा। फिर चार पर आते हैं, तो चार जो है आपका एक से विभाज्य होगा, दो से विभाज्य होगा और चार से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, फिर पांच पर आते हैं, तो एक से विभाज्य होगा और पांच से विभाज्य होगा। फिर छह पर आते हैं, तो एक से विभाज्य होगा, दो से, तीन से, छह से। ठीक है, फिर सात पर आते हैं, तो यहाँ जो है आपका एक से विभाज्य होगा और सात से। फिर आठ पर जाते हैं, तो एक से विभाज्य होगा आठ, दो से, चार से और आठ से। फिर नौ पर जाते हैं, तो नौ एक से भी विभाज्य होता है, तीन से भी विभाज्य होता है और नौ से भी विभाज्य होगा। ठीक है, 10 पर आते हैं, तो एक से विभाज्य है, दो से, पांच से और 10 से। 1, 2, 5 और 10 से विभाज्य होगा। तो यहाँ से निष्कर्ष आपके कई दिख रहे हैं। जैसे ये देखिएगा, यहाँ जो एक है इसके केवल एक अपवर्तक, मतलब एक केवल एक से विभाज्य बना। ठीक है, और फिर ये जो आपका दो दिख रहा है ना, ये जो दो दिखा, फिर 3 दिखा, फिर 5 दिखा, फिर 7 दिखा इत्यादि। मतलब ये जो भी आपके दिख रहे हैं इसके केवल दो अपवर्तक हैं, इनके केवल दो अपवर्तक हैं। ठीक, इनके केवल दो अपवर्तक हैं और बाकी जो बच गए, बाकी बचे कौन कौन है आपके, तो हम कह सकते हैं क्या कि आपका 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 9, 10 इत्यादि। तो ये जो दिख रहा है आपका 4, 6, 8, 9, 10, इनकी कम से कम 3 अपवर्तक है, अर्थात 3 अपवर्तक है, 3 से ज्यादा है। अर्थात यहाँ से आपके 3 तरह के निष्कर्ष दिख रहे हैं। पहला निष्कर्ष कि कुछ संख्या ऐसी है कि जिसके केवल अपवर्तक है। दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर कुछ संख्या ऐसी है कि जिसके केवल 2 अपवर्तक है। तीसरा निष्कर्ष यहाँ पर कुछ संख्या ऐसी है कि जिसके कम से कम 3 तथा 3 से अधिक अपवर्तक है। तो 3 तरह के निष्कर्ष दिखे ना, तो इन तीनों के आधार पर हमें यहाँ से 3 तरह की परिभाषाएं मिल जाती हैं, जिसमें से सबसे पहले को हम कहेंगे, सबसे पहले को कहेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। अर्थात भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले ये जान लीजिए आप लोग, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक, देखिएगा इसी का हम लोग बताएंगे। वैसी संख्या जिसकी कम से कम 3 अपवर्तक हो, वैसी संख्या जिसकी कम से कम 3 अपवर्तक हो, वैसी संख्या जिसके कम से कम 3 अपवर्तक है ना, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। या दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि वह संख्या या जो संख्या एक से, अपने आप से तथा किसी दूसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब जो संख्या एक से भी कट जाए, अपने आप से भी कट जाए और किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः कट जाए, तो वे सभी संख्याएं आपके भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अभी जो दूसरा परिभाषा बोले हैं उसको नोट कर सकते हैं आप लोग, है ना। और नहीं तो एक परिभाषा वैसे संख्या जिसके कम से कम 3 अपवर्तक हो, उससे हम क्या करते हैं, भाज्य संख्या करते हैं। एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 से। 4 है, 6 है, फिर 8 है, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 डॉट इनफाइनाइट तक कर सकते हैं हम लोग। ये जो भी संख्या दिख रही है ये सभी संख्या एक से भी कटती है, अपने आप से भी कटती है और फिर दूसरी संख्या से भी कट जाती है। जैसे 4 ही ले लीजिए आप, 4 एक से कटेगा, 4 बार में
4, 4 से भी कट जाएगा, मतलब 4 से कटने मतलब खुद से भी कट रहा है, और साथ साथ किसी दूसरी संख्या मतलब 2 से भी कट जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य है, सॉरी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा, कहीं बनेगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है? तो आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट वाले को सबसे छोटा करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका यहां से कि सबसे छोटा समभाज्य संख्या कौन सी है, मतलब कि सम भी हो और भाज्य भी हो, तो कौन सी है? तो एग्जाम्पल देख रहे हैं कि 4 ही एक ऐसी संख्या है कि जो सम भी है और भाज्य भी है, सबसे छोटा समभाज्य संख्या हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं, अगला हम एग्जाम्पल कर सकते हैं कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या आपकी कौन सी है? तो 9 कर सकते हैं, मतलब कि विषम भी हो और साथ ही साथ भाज्य भी हो। जैसे दिख रहा है ना, 4 तो सम था, इसके बाद बढ़े तो 6 भी सम ही है, इसके बाद बढ़े तो 8 भी सम ही है, लेकिन जैसे इसके बाद बढ़े तो 9 मिला, 9 एक भाज्य भी है और साथ ही साथ एक विषम भी है। तो यहाँ से कह सकते हैं सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सा आपका? तो 9 है। ठीक है, अब फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो आप देख रहे हैं कि बड़ा मतलब एंड पॉइंट, अर्थात एंड पॉइंट पर परिभाषित है, अर्थात सबसे बड़ी भाज्य संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह सच है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, भाज्य तो हो गया ना, अब हम जानेंगे अभाज्य के बारे में। ठीक है, अभाज्य के बारे में। ठीक है, यहाँ तक सब हो गया। अब अगला मिलेगा आपका 7वां नंबर कर सकते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहे हैं आप, है ना, अर्थात कह सकते क्या कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक हो, मतलब जिन संख्याओं के केवल 2 ही अपवर्तक हो तो वे सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या कही जाती है। या दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि जो संख्या एक के साथ साथ, जो संख्या केवल एक और अपने आप से भाज्य हो, किसी दूसरे से भाज्य न हो, तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, वो संख्या की अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में देख लीजिएगा, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से खा सकते हैं, अर्थात 2 के केवल 2 अपवर्तक हैं, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इत्यादि अब यहाँ से कह सकते हैं क्या कि जितनी संख्या आपको दिखी वे सभी संख्या केवल एक और अपने आप से ही कटने वाली है, किसी दूसरे से कटने वाली नहीं है, इसलिए ये सभी संख्या का जो समूह है ये आपको अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहां से आप ये भी कर सकते हैं, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, तो यहां भी बनेगा आपका पॉइंट सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। फिर बन जाए सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन है आपका? तो सम पर जाना है ना, सम कौन से आपका? 2 है। फिर कर दे सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन सी आपकी? तो ये हम कह सकते हैं 1। फिर पॉइंट बन सकता है सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन सी है? तो
तो बड़ा मतलब कि इंड पॉइंट, अर्थात ये अपरिभाषित कह सकते हैं। ठीक, अब आगे यहाँ पे नोट है, ये ध्यान रखना एकदम जरूरी है और इससे क्वेश्चन भी बनता है। मतलब कि जो आभास संख्या आपको देखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्जाम में भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। क्वेश्चन के तरीका भी हम यहाँ पर शो कर देंगे, एग्जाम्पल कल करा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। नोट में ये है, आपको याद रखना होगा 1 से 100 तक आभास संख्याएं कौन कौन सी है ना। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक आभास संख्या है ना। आभास संख्या कौन कौन सी है देख लीजिएगा। ये स्टार्ट होता है 2 से, 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 25 होंगे शायद। इक्वल टू कुल 25, अर्थात 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। काउंट कर सकते हैं आप लोग ना, काउंट कर सकते हैं। देख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अर्थात 1 से 100 के बीच कुल 25 आभास संख्या है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा नहीं जा सकता है और आपको ये याद भी रखना होगा। 1 से 100 के बीच में जो आभास संख्या है ये आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि इससे कई तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे ना। ठीक है, यहाँ फिर अगला नोट है 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है। तो 1 से 50 तक कुल आपके 15 आभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक कुल आपके कितने आभाज्य संख्या है, तो 15 आभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर बनेगा आपका 1 से 25 तक कुल आभाज्य संख्या कितने हैं, 9 है। कौन कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब कि 25 से पहले तक टोटल कितने आभाज्य संख्या है, 9 आभाज्य संख्या है ना। तो ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लीजिए, एक एग्जांपल समझा देंगे। बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है ना। जैसे कह देगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। क्वेश्चन आपका प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो जब कभी भी आपसे अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा जाए तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा, इस अभाज्य संख्या का योगफल के लिए कोई फार्मूला यूज नहीं करते हैं ना, मतलब इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आपसे अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा जाएगा तो उन सभी अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे, बस ये एक तरीका है ना। ठीक है, तो योग इक्वल टू आ सकते हैं, लेकिन वहां ध्यान रखिएगा कि कहां से कहां तक होगा रहा है। तो प्रथम 5 का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग से 5 आभाज्य संख्या लेना है। स्टार्टिंग से 5 आभाज्य संख्या, पहला आपका 2 है, दूसरा आपका 3 है, तीसरा आपका 5 है, चौथा आपका 7 है, पांचवा आपका 11 है। इन सबको जोड़ देंगे, 2, 3, 5, 10, 17, 17 और 11, 28। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब कभी भी आभाज्य संख्याओं के योगफल से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसका कोई फार्मूला नहीं है और इसको डायरेक्टली उन आभाज्य संख्याओं को लेकर जोड़ ही देंगे। ध्यान रखिएगा ना। और ये 1 से 100 तक कौन कौन से आभाज्य संख्या है ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इससे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहचान कीजिए क्या 83 आभाज्य संख्या है। तो आपको यदि 1 से 100 तक याद है तो तुरंत टिक कर देंगे।
और नहीं तो फिर ये याद नहीं रहेगा तो आपको पहचान करना पड़ेगा, और पहचान करने के लिए कुछ रूल फॉलो करना होता है। तो रूल फॉलो करने के तरीके हम आगे बताएंगे, है ना। जब डिवाइजर गेम जान जाएंगे तब हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना होगा, ठीक ठीक है। मैं यहां तक हो गया। अब अगला आपको निष्कर्ष उसमें दिखा था, ऋण संख्या। ऋण संख्या, ऋण संख्या किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का केवल एक अपवर्तक हो उसे ऋण संख्या कहते हैं, या जो संख्या केवल अपने आप से अर्थात केवल एक से ही कटे, किसी दूसरे से ना कटे, अर्थात उसका एक ही और स्वयं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऋण संख्या कहते हैं। जिस संख्या के केवल एक अपवर्तक हो, एक अपवर्तक हो, तो उसे ही ऋण संख्या कहते हैं, उसे ही ऋण संख्या कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं केवल एक ही एक ऐसी संख्या है जो ऋण का बताता है, ठीक है। अब नोट में ध्यान दीजिएगा कि ऋण संख्या का दूसरा नाम अभाज्य संख्या है ना। ऋण का मतलब एक तरह से अभाज्य ही होता है ना, अर्थात आप कह सकते हैं ऋण का दूसरा रूप अभाज्य ही होता है, अभाज्य ही होता है। जैसे में हम दिखा रहे हैं निम्न में ऋण संख्या, एग्जाम्पल दे रहे हैं, निम्न ऋण संख्या की पहचान या निम्न ऋण संख्या कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो आपको पता है कि एक कोई ऋण संख्या कहते हैं, तो इस कंडीशन में तुरंत आप यहाँ पर एक पट्टी कर देंगे, ठीक है। लेकिन यही ऑप्शन दूसरा बन जाए ना, ऑप्शन दूसरा बन जाए, जैसे कहा दिया जाए आपसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। इस स्थिति में आपको दिख रहा है कि एक नहीं है, इस स्थिति में आपका एक नहीं दिखा ना। तो जब एक नहीं दिखा तो ये ध्यान रखिएगा कि एक को तो आप ऋण संख्या कहते हैं, लेकिन जब एक ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं तो तुरंत उस ऋण का मतलब हम अभाज्य समझ जाएंगे। अब पहचान करेंगे कि इसमें कौन सी संख्या ऐसे जो अभाज्य है, अभाज्य है। तो आपसे दिख रहा है क्या? आपका ये संख्या जो एक अभाज्य संख्या है, जो एक अभाज्य संख्या है। अर्थात इस कंडीशन में मतलब कि ऑप्शन के आधार पर इसमें एक को ऋण संख्या कहती है और इसमें हम 2 को ऋण संख्या कहती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक है ये नहीं, एक ये नहीं, ठीक है। ये हमें तो ऋण का दूसरा नाम क्या आता है? एक अभाज्य संख्या, ठीक। इतना स्पष्ट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे अब पूर्णांक के बारे में। ये बहुत ईजी है, अर्थात इंटीजर, इंटीजर। पूर्णांक किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, पूर्णांक किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि जो अंक अपने आप में पूर्ण हो उससे ही पूर्णांक कहते हैं। एक ये परिभाषा हो गया। दूसरा, प्राकृतिक संख्याओं के आगे, प्राकृतिक संख्याओं के आगे धन का चिन्ह, ऋण के चिन्ह लिखने पर प्राप्त संख्याओं का जो समूह होगा उन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहेंगे। या सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य संख्याओं के सम्मिलित समूह को ही हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं मतलब सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या
तथा शून्य संख्या के सम्मिलित समूह को ही सम्मिलित समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे में अनंत से स्टार्ट होता है -5, -4, -3, -2, -1, शून्य, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस डॉट डॉट इनफिनिटी। ये सभी संख्याओं का जो समूह आपको दिख रहा है, यही सभी संख्याओं का समूह आपका पूर्णांक लाता है। मतलब सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, साथ ही साथ शून्य, ये सभी आपके पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि ये सभी अपने आप में पूर्ण दिख रहे हैं, इसलिए ये सभी पूर्णांक है। ठीक है, तो इसमें भी सबसे छोटा की बात आती है। तब बात है कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? तो सबसे छोटा पूर्णांक हम बता नहीं पाएंगे कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। ठीक है, अपरिभाषित है। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि देखिएगा, ऋण चिन्ह जो होता है धन चिन्ह से छोटा होता है। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं सभी धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है। ठीक है, इसलिए छोटी संख्याओं को पहले लिखते हैं और बड़ी संख्याओं को हम बाद लिखते हैं। तो पहले लिखे जाने वाली जो भी संख्या होती है सबसे छोटी मानी जाती है। इसमें भी जो स्टार्ट हुआ है वो अपरिभाषित से स्टार्ट हुआ है। क्यों अपरिभाषित से स्टार्ट हुआ है? क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अब ये -5 दिख रहा है और -4 दिख रहा है, तो -5 और -4 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो -5 यानी छोटा है। मतलब ऋण चिन्ह संख्या के साथ में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो संख्या उतनी छोटी मानी जाती है। इसलिए इधर आने बढ़ेंगे तो ऐसे आपको दिखेगा कि बड़ा है, लेकिन उसके सामने ऋण चिन्ह लग जाने से वो संख्या उतनी छोटी मानी जाती है। इसलिए अपरिभाषित हो गया सबसे छोटा पूर्णांक। मतलब सबसे छोटा पूर्णांक हम बता नहीं पाएंगे, साथ ही साथ सबसे बड़ा पूर्णांक भी नहीं बता पाएंगे। सबसे बड़ा पूर्णांक इसका टू ये भी अपरिभाषित है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो मिलता है आप लोगों का। ठीक है, अब हम देखेंगे पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक के प्रकार तो आपको दिख रहा है यहाँ से पूर्णांक 3 तरह दिख रहे हैं। अर्थात पूर्णांक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीगर, जिसका प्रतीक है आई पॉजिटिव, आई प्लस। जिसका प्रतीक ध्यान रखिएगा, जिसका जो प्रतीक है आपका वो केवल आई है, इसका प्रतीक नहीं है। और ये आई प्लस हो गया, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात की जाएगी। देखिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ धनात्मक पूर्णांक कैसे करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के आगे जो भी प्राकृतिक संख्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, उन सभी संख्याओं के आगे प्लस का चिन्ह लगाने से प्राप्त संख्याओं का समूह ही आपका धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के पहले या आगे प्लस मतलब धन का चिन्ह लगाने से, धन का चिन्ह लगाने से प्राप्त संख्याओं का समूह ही धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। जैसे में दिख रहा है आपको, कह सकते हैं लोग प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6 डॉट इनफिनिटी तक। यही कर सकते हैं। धन का चिन्ह लिखे या न लिखे कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं है। तो 1 2 3 4
5 6 7 डाटा डिफरेंशियल, मतलब कि ऐसे लिख देते हैं तो भी धनात्मक पूर्णांक होगा, और नहीं तो किसी संख्या का अगर प्लस का चिन्ह दिख भी रहा है तो भी क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक ये हो गया 1, ये हो गया आपका सबसे छोटा, और ये हो गया आपका सबसे बड़ा। सबसे बड़ा हम बता नहीं पाएंगे, अर्थात ये अपरिभाषित होगा, और सबसे छोटा आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया आपका 1, है ना। इसमें यदि बड़ा छोटा की पहचान करना हो तो आसानी से बड़ा छोटा की पहचान कर भी सकते हैं, है ना। ठीक है, फिर आगे अब दूसरा देखते हैं। आप दूसरा पर चलेंगे तो दिखेगा आपको ऋणात्मक पूर्णांक, अर्थात निगेटिव इंटीगर। इसे हम प्रदर्शित करेंगे आई नेगेटिव से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के आगे ऋण का चिन्ह लगाने से, प्राकृतिक संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह लगाने से प्राप्त संख्याओं का समूह ही आपका ऋणात्मक पूर्णांक आता है। मतलब जो भी आपकी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि, उन सबके पहले माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा, और जैसे लगाने से जो संख्याओं का समूह मिलेगा वही समूह आपका क्या होगा, वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। अर्थात कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के आगे या पहले ऋण चिन्ह लगाने से प्राप्त संख्याओं का समूह ही, प्राप्त संख्याओं का समूह ही ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। जैसे में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डाटा इनफाइनाइट तक आ सकता है। अर्थात इसमें यह जो है ऐसे इसको हम इन पॉइंट मानते हैं, अपनी सुविधा के लिए इसे हम लिख दिए हैं, यहाँ पर पहले लिख दिए, लेकिन इसे इन पॉइंट ही मानते हैं। और ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, अपनी सुविधा के लिए इसे हम अंत में लिख दिए हैं। तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट सबसे छोटा ना, अर्थात सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक हम नहीं बता पाएंगे, अर्थात अपरिभाषित होगा। और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक आपका क्या होगा, 1 होगा। मतलब कह सकते हैं कि ऋण वाली संख्या, अर्थात जो संख्या जितनी बड़ी होगी, ऐसे देखने से जो संख्या जितनी बड़ी होगी ऋण का चिन्ह लग जाने से वो उतनी छोटी हो जाती है, और जो संख्या देखने से जितनी छोटी नजर आती है ऋण चिन्ह लग जाने से वह उतनी ही बड़ी हो जाती है। जैसे कहा जाता है ना कि एक धनी व्यक्ति है, एक ऋणी व्यक्ति है ना, एक धनी व्यक्ति है और एक ऋणी व्यक्ति है। और नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से 100 रुपये उधार लिया, और एक कोई तीसरा व्यक्ति उसी से 200 रुपये उधार लिया, तो मतलब जिसकी ज्यादा जरूरत थी वो ज्यादा पैसा उधार ले लिया, और जिसकी कम जरूरत थी वो कम पैसा उधार लिया। अर्थात कह सकते हैं कि जो जितना ज्यादा कर्ज ले रहा है, जो जितने ज्यादा कर्ज ले रहा है वो कम कर्ज के तुलना में वो उतना ही छोटा नीच होगा, इसलिए क्योंकि उसे चुकता करने में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। या कह दीजिए कोई 1 लाख कर्ज लिया है और कोई 100 रुपये कर्ज लिया है, तो जो 100 रुपये कर्ज लिया है वो अपने कर्ज को आसानी से चुकता कर देगा, लेकिन जो 1 लाख रुपए कर्ज लिया है उसे चुकता करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात तो वह उस कम कर्ज वाले की तुलना में वो ज्यादा कर्ज वाला ज्यादा ऋणी हुआ ना, और जो ज्यादा ऋणी का मतलब ये हुआ कि वह उसकी तुलना में छोटा हुआ, अर्थात निष्कर्ष हम ये भी कह सकते हैं कि देखने में जो संख्या ऋण में जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी मानी जाती है, और ऋण में जो संख्या जितनी छोटी नजर आती है उतनी ही बड़ी मानी जाती है। जैसे इसे यहाँ पर दिख रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं -5 और -9 आपके एग्जाम्पल है। हम कहें कि कौन इसमें छोटा है, तो 9 यानी जो जितना बड़ा होता है उतना छोटा माना जाता है, तो यहाँ से 9 आपका हो गया
छोटा और 5 हो गया आपका बड़ा, ये ध्यान रखिएगा। -5 इज ग्रेटर देन -9, ठीक है। तो आपको ऋण में भी बड़ा छोटा पहचान करना ध्यान रखना होगा, क्योंकि गलतियां हो जाती है अधिकांश, ठीक है। अब आप जानेंगे लास्ट है इसमें आज का ये लास्ट टॉपिक, थर्ड था शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं शून्य को ही शून्य पूर्णांक कहते हैं, अर्थात शून्य को ही शून्य पूर्णांक कहते हैं। शून्य को ही शून्य पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका इंग्लिश होगा आपका जीरो इंटीग्रल INTEGRS, अर्थात इसका जो प्रतीक होगा I0 कह सकते हैं। शून्य पूर्णांक पहचान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि शून्य, ये आपका नोट है कि शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। यह केवल शून्य पूर्णांक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि शून्य इज ग्रेटर देन माइनस और लेसर देन, मतलब शून्य जो है माइनस से बड़ा होता है और प्लस से छोटा होता है, अर्थात शून्य माइनस और प्लस के बीचों बीच की कड़ी है। मतलब न तो शून्य धनात्मक है और न ही वो ऋणात्मक है, यह केवल शून्य ही है। ठीक है, ठीक है। तो आज हम इतना ही आज की क्लास में रहने दे रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक परिमेय संख्या को लेकर के। हाँ, ठीक। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा कि जब कभी भी आप हमारे वीडियो को देखें, आप हमारे चैनल से जुड़े, तो वह शुरू से अंत तक के प्रत्येक वीडियो को देखा कीजिए। और हाँ, रफ और पेन के साथ आप बैठा करें, ताकि जो भी हम पॉइंट्स दें वो सभी पॉइंट्स को आप अपने रफ और कॉपी पर नोट कर लें, ताकि आपको रिवीजन करने के लिए आसानी होगी अपने एग्जामों से पहले। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, एक ध्यान रखिएगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो आप अपने मित्रों में शेयर करिए और इसे लाइक भी करिए, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करते ही उसके साइड में एक बेल आइकन दिखेगा जिसको आप तुरंत उसमें भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा वह आपको सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपके यहाँ तुरंत पहुंच जाएगा और आप इससे अवगत हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स।